which tells about that how how could men and women acquire wealth. Means Manusmriti has laid down certain rules. According to that, the wealth acquiring the wealth is for the men and women are different. Rules and norms have been set in Manusmriti, and the both the categories of these gender, they only can acquire wealth through the norms which are laid down in Manusmriti. So this is an script. How could men and women acquire wealth? For men, the Manusmriti declares there are 7 means of acquiring wealth: inheritance, finding, purchase, conquest, investment, work and acceptance of gift from good people. मनुस्मृति जो है ये बताता है कि मैन के लिए वेल्थ यानी कि संपत्ति के ऊपर वो किस तरह से अधिकार प्राप्त कर सकता है या संपत्ति किस तरह से प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले वो अपनी पैतृक संपत्ति को अपने पिता से प्राप्त कर सकता है, फिर खोज के प्राप्त कर सकता है, जैसे कोई गड़ा खजाना खोजना, फिर परचेज करके मतलब ख़रीद करके। इसके अलावा वो कोई युद्ध में जीती हुई वस्तु की तरह से उसको प्राप्त कर सकता है, निवेश करके जैसे कि व्यापार में किया जाता है, काम करके, या फिर गिफ्ट की तरह से अगर उपहार में उसको कोई चीज़ दी जाती है तो वो भी उसकी संपत्ति होती है। तो इस तरह से 7 तरीक़ों से वो संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। और औरतों के लिए संपत्ति को प्राप्त करने के केवल 6 तरीके हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो जब उसकी व्हेन वॉट एवर शी इज़ गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज बाय हर फादर, तो वो जो भी उसको उसकी शादी के टाइम पे जो दिया जाता है उसके पिता की तरफ से एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन। देन और उसके रिश्तेदारों की तरफ से जैसे वॉट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, मदर और फादर। शी कुड ऑल्सो एक्वायर wealth through any subsequent gift and whatever has her affectionate husband might give her। और जो भी उसका पति शादी के बाद जो उसका पति उसके लिए उसको उपहार स्वरूप देता है वो भी उसी की संपत्ति मानी जाती है। इस तरह से औरत जो है संपत्ति को इस तरह से प्राप्त कर सकती है। वरना देन टॉपिक सेकंड इज़ 4.2 वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो वैदिक समाज था वो 4 भागों में विभाजित था, जिसको कि वर्ण व्यवस्था भी कहते थे, वर्ण सिस्टम। और जो संपत्ति का अधिकार था वो भी वर्ण के ऊपर ही आधारित होता था। तो जो भी ये एक हेरेक्रियल सिस्टम भी था जिसमें कि जो समाज के 3 वर्ण थे उसमें उनको संपत्ति रखने का और प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन जो चौथा वर्ण था जो कि शूद्र का, जिसमें शूद्र आते थे, उनके लिए ये कहा जाता था कि उनका काम केवल जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना, उनकी सर्विट्यूट करना, यही उनका काम था। और इस तरह से उनको संपत्ति का कोई भी अधिकार नहीं होता था, जिसमें कि ज़्यादातर लैंडलेस लेबरर्स या एग्रीकल्चरिस्ट भी आते थे या फिर दास लोग थे। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, अनदर क्राइटेरियन अपार्ट फ्रॉम जेंडर फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वॉज वर्ण। एज वी सॉ अर्लियर, द ओनली occupation prescribed for Shudra was servitude, while a variety of occupations were listed only for men of the first 3 Varnas. If these provisions were actually implemented, the wealthiest men would have been the Brahmins and the क्षत्रियास। अगर इन मनुस्मृति के रूल्स के अकॉर्डिंग हम जाएं तो इसके मतलब तो
जो वैदिक समाज था उसमें जो 3 पहले के वर्ण थे उनके पास ही सबसे ज़्यादा संपत्ति होनी चाहिए, जैसे कि उसमें लिखा गया है, और शूद्र के पास कुछ भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत एक्सेप्शंस थे, अवधारणाएं थी, जिसमें कि कुछ ऐसे भी ब्राह्मण समाज में देखे गए थे जो बहुत ही दरिद्र थे, बहुत ही गरीब थे। जैसे कि कृष्ण के जो मित्र सुदामा थे वो बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण थे। इसको हम कह सकते हैं, जिनका कि महाभारत में भी मतलब जिनका कई कहानियों में इंस्टेंस मिलता है। Kings are okay. That this correspond to some extent with social realities is evident from description of priests and kings in the other textual tradition। और ऐसा बोलते भी हैं कि जो मनुस्मृति में जो समाज को गवर्न करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो जिसमें कि वर्ण के अनुसार ही संपत्ति को रखने का अधिकार होता था, तो इसकी कई उदाहरण जो हैं उस समय की लिखी गई कई धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। और इसको पुजारी और बहुत सारे राजाओं ने भी इस चीज़ के बारे में बताया है। लेकिन फिर भी इसमें कई अवधारणाएं, जैसे कि कई बार उस समय भी गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। एट अनदर लेवल इवन एज ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी वॉज कोडिफाइड इन द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास अदर ट्रेडिशन डेवलप्ड क्रिटिक्स ऑफ द वर्ण ऑर्डर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ब्राह्मणों का कथन है, ब्राह्मणों का जो नज़रिया है, जो सोच है समाज के प्रति, जो कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों से मिल के बना है, तो उसके अलावा भी ब्राह्मणिकल समाज के अलावा भी उस समय कई नए धर्म भी थे जो कि ब्राह्मण समाज की कई तरीके से उन्होंने आलोचना करी थी। सम ऑफ द बेस्ट नोन 6th century onwards, some of the best known of these were developed within the early Buddhism, that is 6th century BCE onwards. See also chapter 4. The Buddhists recognized that there were differences in society, but did not regard these as natural or inflexible. They also rejected the idea of claims टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो उस समय वैदिक समाज में जब वैदिक समाज का इमर्जेंस हुआ था, दैट इज़ फ्रॉम 6th century BCE टू 6th century CE, उस समय एक और धर्म का भी उदय हुआ था जिसको बुद्धिज़्म कहते हैं, और वो उसके पैरेलल चल रहा था। तो जिसमें कि बुद्धिज़्म का जो समाज था वो इक्वालिटी यानी समानता के ऊपर आधारित था, जिसमें कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति जो है समान अधिकारों को प्राप्त करता है। और उसने इस हायरार्किकल सिस्टम की काफ़ी आलोचना करी थी, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था को बताया गया था। और उन्होंने इस ब्राह्मणिकल समाज की आलोचना करते हुए ये कहा था कि हर एक को संपत्ति रखने का अधिकार है, और ये भी कहा था कि जो समाज में विभिन्नताएं उन्होंने वर्ण की व्यवस्था के हिसाब से करी हैं वो प्राकृतिक नहीं है और इनफ्लेक्सिबल भी नहीं है। मतलब कि उसमें कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास सामर्थ्य है तो वो अपने आप को सिद्ध करके संपत्ति के ऊपर अधिकार रख सकता है। और उन्होंने ये इस चीज़ को भी खारिज किया था कि जो ये दावा करते हैं कि संपत्ति रखने का अधिकार एक शिशु के अपने एक परिवार में पैदा होने से ही निर्धारित हो जाता है।